जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्ट्रेटेजिक वॉइस में आप सभी का स्वागत है। नेटो की लिथुआनिया के अंदर जो समिट हुई वो खत्म हो चुकी है। इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अलग थलग भी नजर आए और निराश भी नजर आए और उनके चेहरे पर कई सवाल भी नजर आए। उसके ऊपर डिटेल से बातचीत हम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नेटो ने यूक्रेन को ठग तो नहीं दिया है, धोखा तो नहीं दे दिया है। उसके ऊपर डिटेल से बातचीत करेंगे। इंडो पैसिफिक के 4 देश नेटो समिट में थे, उनके बारे में भी डिटेल से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में नेटो धीरे धीरे करके ही से लेकिन एशिया के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी मौजूदगी को दर्शाना चाहता है। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी चीजों को समझेंगे। लेकिन पहले जेलेंस्की का एक बयान सुनाएंगे जहां पर निराशा और आशा उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। सुनिए जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं। And I believe that NATO needs us just as we need NATO. And I believe that this is absolutely fair. I am confident that after the war, Ukraine will be in NATO. We'll be doing everything possible to make it happen so that we with the United States would have a same understanding and same vision. जय हिंद संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी। सर, नेटो समिट करना चाहता था, चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहता था। जेलेंस्की अलग थलग दिखाई पड़े हैं, उनके चेहरे पर मायूसी भी दिखाई पड़ी, चाहे वो समिट में हो, चाहे जो बाइडेन से मुलाकात हो। उस मायूसी के पीछे का कारण समझना चाहूंगा कि क्या स्वीडन, फिनलैंड नेटो में चले गए और जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन नेटो में नहीं जा पाया। क्या इस चीज की वो मायूसी थी या फिर कोई और कारण है सर? देखिए राजेश जी, राष्ट्रपति जेलेंस्की के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो समझा जा सकता है। इस पूरे यूक्रेन के युद्ध में जो है यूक्रेन ऑलमोस्ट वो जो है तबाह हो चुका है और उसमें अब वो अपने विकास में इतना पीछे जा चुका है कि यदि वो रिकंस्ट्रक्शन शुरू भी करे तो 30-40 वर्ष उसे फिर से अपने आप को नॉर्मल स्थिति में लाने में लगेगा। इतना ज़्यादा तबाही हुई है और ये जो पूरा युद्ध है वो इसी आधार पर लड़ा गया था कि ये जो यूक्रेन है वो नेटो में शामिल होने जा रहा था और रशिया ने उसको शामिल नहीं होने देने का एक संकल्प कर लिया था। और ये जो नेटो की जो सदस्यता है यूक्रेन को बहुत पहले से ऑफर की गई थी। 2008 से ये जो पूरा जो ऑफर है वो दिया गया था, लेकिन नेटो ने जाहिर है कि यूक्रेन को सदस्यता देने में की जो प्रक्रिया में डिले किया, एक लंबा डिले किया, क्योंकि जो नेटो था उसने रशिया की जो माइट है, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का जो इंटेंशन है उसको कहीं ना कहीं अंडर और वो सही समय पर वो डिसीजन नहीं ले पाया कि जिसकी की वजह से यूक्रेन नाटो में शामिल हो पाता। यहाँ तक कि जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो उस समय का जो तत्कालीन ओबामा प्रशासन था उसने भी जिस तरीके का एप्रोप्रिएट एक्शन रशिया के विरुद्ध लेना चाहिए था वो नहीं लिया। रशिया को हालांकि G8 से बाहर कर दिया गया और रशिया के विरुद्ध तरह तरह के सैंक्शंस अवश्य लगाए गए, लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि जो रिस्पांस था नेटो का, अमेरिका का, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का क्रीमिया के एनेक्सेशन को लेकर के, वो रिस्पांस बहुत सख्त नहीं था। और जाहिर है कि उसके बाद 2014 में जिस तरीके से रशिया को इन कंट्रीज का जो रादर जो है वीक रिस्पांस रहा, उससे जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन कहीं एम्बोल्डेंड हुए और जाहिर है कि यूक्रेन की जो सदस्यता है नेटो की, उसका जो इशू है वो पेंडिंग रहा। लेकिन जैसे जब सवाल आ रहा है मेरे जहन में जो मैं समझना चाहता हूँ थोड़ा सा कि अपने लोगों की जान गवाकर, अपने देश को बर्बाद कराकर यूक्रेन क्या नहीं कर पाया जो स्वीडन और फिनलैंड ने बिना जंग लड़े कर दिया और उन्हें नेटो की सदस्यता मिल गई। ये तो सवाल जेलेंस्की के मन में होगा कि हम अपने लोगों की जान भी कुर्बान कर रहे हैं, हमारी तबाही भी हो चुकी है, लेकिन स्वीडन, फिनलैंड नेटो में जा रहे हैं और हमें कोई पूछ नहीं रहा है। ये सवाल तो होगा सर उनके मन में आज।
नहीं, सवाल अवश्य होगा, लेकिन अगर आज वर्तमान समय में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिल रही है फॉर द टाइम बीइंग, तो उसका कारण यही है कि जो है इस समय यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। और जब तक ये जी युद्ध बंद नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो नेटो की जो टॉप लीडरशिप है, राष्ट्रपति बाइडेन हैं, जो अन्य जो बड़े नेता हैं, जो कि पूरे युद्ध के कॉन्सिक्वेंसेस को और उसके आने वाले जो सिनारियोज हैं उसको जानते हैं, समझते हैं, और वो वर्तमान समय में इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे कि ये जो पूरा युद्ध है वो महाशक्तियों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाए। यदि वर्तमान जी समय में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दे दी जाती है, तो ऐसे में जो नेटो का आर्टिकल 5 है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि जी नेटो के ऊपर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया है। और नेटो के आर्टिकल 5 में, जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी एक नेटो के सदस्य के ऊपर कोई हमला होता है, तो वो पूरे नेटो जी के ऊपर हमला माना जाएगा और नेटो को उसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे में ठीक है यदि आर्टिकल 5 एक्टिवेट होता है और नेटो के जो देश हैं वो डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये पूरा विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, इमीडिएट तब्दील हो जाएगा, और ये न्यूक्लियर जी कंडीशन में लड़ा जाने वाला विश्व युद्ध होगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं होगा। यहाँ पर राजेश जी, मैं एक बात अवश्य जिक्र करना चाहूँगा कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो नेटो हो, अभी तक इन्होंने जो पूरा 1.5 साल का ये युद्ध लड़ा है, उसमें एक सिंगल गोली या सिंगल मिसाइल भी नेटो की टेरिटरीज पर उन्होंने नहीं गिराई है। क्योंकि उसका जी आशय सिर्फ ये इसका इसका और राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि रशिया के सोल्जर्स अमेरिका के सोल्जर्स को और शूट करने लगे, वो एक दूसरे के खिलाफ यदि डायरेक्ट वॉर में उतर आए, तो आप समझ लीजिए कि जी तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो लेकिन तो तृतीय विश्व युद्ध को के सिनारियोज को, हॉरिबल सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये वाइज डिसीजन है राष्ट्रपति बाइडेन का, और जो भी अन्य नेता इस बारे में सोच रहे हैं, कि फॉर द टाइम तो बीइंग जो है एक यूक्रेन चीज को और सदस्यता न दी जो जाए। बड़ा अहम पॉइंट है, बहुत अच्छी बात आपने कवर की, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक तरफ नेटो यूक्रेन को बोल रहा है कि आप जंग खत्म करिए, उसके बाद हम आपको नेटो में शामिल करेंगे। तो भाई दूसरी तरफ नेटो कंट्रीज लगातार हथियारों की सप्लाई, नए नए मॉडर्न हथियार और हौसला जेलेंस्की को दे रहे हैं कि आप रूस से के साथ लड़िए। ये तो हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड या डबल गेम नहीं खेला जा रहा है यूक्रेन के साथ। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो लड़ाई है, ये महाशक्तियाँ ही लड़ रही हैं, और ये परोक्ष रूप से लड़ रही है। यूक्रेन एक अखाड़े के तौर पे जो ज़ेलेंस्की जैसे जो नेता हैं, वो मोहरों के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज यदि ये जी नेटो के देश कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद ही जो है हम आपको सदस्यता दे सकते हैं, तो युद्ध खत्म करने का काम भी इन्हीं नेटो के देशों को ही करना है, और रशिया को जी करना है। और इसके इसके लिए जो अपेक्षित जो प्रयास हैं, वो नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो हो, चाहे वो रशिया हो, वो जो है एक दूसरे के विरुद्ध वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। और ये जो है डोमिनेंस को बढ़ाने की जो ये पूरी कवायद है वो कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए, तो इस यूक्रेन के संदर्भ में नेटो का जो जो समिट के बाद जो डॉक्यूमेंट जी जारी किया गया है, जो जो कम्युनिके जारी किया गया है, उसमें कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं दी गई है कि यूक्रेन को ये सदस्यता कब मिलेगी। और राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन यही है कि नेटो ने हमें कोई टाइमलाइन भी नहीं दी है। पहले तो कह रहा है नेटो कि युद्ध खत्म होगा तभी देंगे, कुछ अन्य शर्तें भी लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोई टाइमलाइन भी जारी नहीं कर रहा है। तो उसका कारण ये है राजेश जी, कि न तो नेटो इस जी बात को जानता है, न तो रशिया इस बात को जानता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। जब तक जी इसके लिए दोनों पक्षों के बीच में संवाद की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, इंटेंस जी नेगोशिएशंस नहीं शुरू होंगे, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। अब ये जो ठीक है संवाद कौन शुरू करेगा, कब शुरू होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता, और इसके लिए प्रयास अवश्य किए जा रहे हैं। भारत भी इसके लिए प्रयास कर रहा है, प्रयास। बैक चैनल के माध्यम से। एक चीज और संजीव जी, जो बड़ी खास थी इस नेटो समिट में, एशिया पैसिफिक के 4 देश शामिल होते हैं। जापान की बात कर ले हम, दक्षिण कोरिया की बात कर ले, न्यूजीलैंड की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले। और एशिया पैसिफिक में कोशिश यही है कि एक नेटो भी चाहता है कि दखल दें, इन देशों की वहां पे मौजूदगी ये भी बता रही है कि ये भी चाहते हैं कि नेटो एशिया पैसिफिक में आए। किस प्रकार से इन 4 देशों का लगातार 2 नेटो समिट में जाना आप देखेंगे, क्या मकसद है, और क्या बिना भारत के
चीन के खिलाफ जो घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है वो कामयाब होगी, और भारत क्यों नहीं आगे होकर इन देशों के साथ कदम से कदम मिला रहा है, जब आपको पता है कि आप स्टिंग और पल्स का शिकार हो रहे हैं और आपको पता है कि एलएसी पर आपका तनाव है। देखिए, नेटो की मंशा जो है बड़े क्षेत्रों में अपने आप को जो है एक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की दिखाई देती है, इस बात स्पष्ट है। और नेटो जो है एक एम्बिशियस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेटो का जो दायरा है वो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अब इंडो पैसिफिक रीजन में भी बढ़ेगा। और इसके जी, बारे में हालांकि ये भी फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चूंकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको इंडो पैसिफिक में क्यों जाना चाहिए, इसको क्यों ना सिर्फ नॉर्थ अटलांटिक तक ही फोकस रखा जाए। तो ये जो नेटो के अंदर इस तरीके की डिबेट वगैरह जनरेट करने की कवायद चल रही है, लेकिन नेटो इस बात को आने वाले समय में इस बात को भी इंश्योर करना चाहता है कि उसके ऊपर जो चाइना का एक बड़ा जो चैलेंज आने वाला है, जो कि दिख रहा है जी, कि चाइना जिस तरीके से महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रहा है, चाइना जिस तरीके से उस आधिपत्यवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद का की जो पॉलिसी पे चलता है, विस्तारवाद की पॉलिसी पर चलता है, जिस तरीके से ओके, चाइना अब रशिया के साथ भी क्लोजली अब उसका कोलैबोरेट कर रहा है, दोनों के संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, एक नए शीत युद्ध की स्थितियां भी बनेगी। तो ऐसे में जो चाइना का जो चैलेंज है वो नेटो उसको गंभीरता के साथ ले रहा है, ये बात स्पष्ट है। और नेटो की जो पिछली समिट थी, इस समिट में भी आप देखिए तो ये चार जो राष्ट्र हैं ये भी इसमें शामिल हुए। इजराइल भी भविष्य में ऐसी बैठकों में जा सकता है। और जाहिर है कि इस तरीके का जो कवायद है वो नेटो इस आधार पे कर रहा है कि चाइना के द्वारा जो विश्व के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को इंडो पैसिफिक रीजन में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके विरुद्ध एक अपने आप को तैयार करना है। दूसरा जो नेटो की तरफ से स्टोल्टेनबर्ग जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आज चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में एक डोमिनेटिंग बिहेवियर कर रहा है, अथॉरिटेरियन जी, बिहेवियर कर रहा है। कल को ये यूरोप में भी ऐसा करेगा। तो हमें चाइना के चैलेंज को गंभीरता के साथ लेना होगा। और सच्चाई ये है राजेश जी कि चाइना का चैलेंज एक गंभीर चैलेंज है। और चाइना और बिल्कुल, रशिया और तो अन्य अन्य राष्ट्रों के बीच में जो लामबंदी हो रही है उससे ये चैलेंज आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ऐसे में नेटो आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रीजन में और अधिक एक्टिव होगा, और ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जहां तक भारत की बात है, भारत भी चाइना के चैलेंज से वाकिफ है। भारत चाइना के विस्तारवाद को, चाइना के धोखे वाले चरित्र को, उसके उपनिवेशवाद को अच्छी तरह समझता है। लेकिन हम नेटो का सदस्य नहीं बन सकते, क्योंकि भारत जो है नेट अलायंस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता है। भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पार्टनरशिप ही कर सकता है। और भारत जी, अपनी जो स्ट्रेटजिक इकोनॉमी की जो नीति है उस पर कायम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। चाहे वो नेटो प्लस जो भी ऑफर वगैरह किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत उसको स्वीकार करेगा। लेकिन इस बात को मैं, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि भारत यदि कोई कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति ऐसी बनती है कि जिसमें पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, चाइना कोई बड़ा हमला कर देता है, तो ऐसे में भारत तो नेटो के साथ पार्टनरशिप अवश्य कर सकता है। इसकी संभावना को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अलायंस में जाना ये नहीं कर भारत का स्वभाव जी, बड़ा गंभीर और बड़ा सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ। क्या चाइना को लेकर भारत फूंक फूंक के कदम रख रहा है? क्योंकि जब नेटो देशों की समिट हुई तो उसके बाद एक चीज ऐसी भी निकल के सामने आई जहां पर कि कहा गया कि जो संयुक्त बयान था, जॉइंट स्टेटमेंट थी, उसमें चीन पे कटहास जो है वो नेटो देश करना चाहते थे, लेकिन भारत के कारण करने से वो बचे हैं। किस प्रकार से हम देखें कि भारत चाहता है कि फूंक फूंक कर कदम चीन के खिलाफ रखे जाएं? नहीं नहीं, देखिए भारत चाइना को लेकर के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन भारत जी, विश्व में यदि कोई नया शीत युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो भारत जाहिर है कि ऐसे में बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से चलेगा। भारत अपने जो है राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए जो है एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ चलेगा। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी आपने देखा कि हमने ऐसा अप्रोच लिया जो कि एक बेहद संतुलित अप्रोच कहा जा सकता है, विवेकपूर्ण अप्रोच कहा जा सकता है। हमने किसी एक पार्टी का फेवर नहीं किया, किसी का अपोज नहीं किया।
बल्कि संवाद की बात